प्रणिपात मेरे साथियों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब और आप सभी के चैनल में इसमें मैं आप लोगों को सुस्वागतम करता हूं। आप सभी का इस चैनल में जब भी आते हैं तब भी आप सभी को हम लोग एक ऐसे अध्याय में ले जाते हैं जैसे आप लोग एक कोई दुनिया में कदम रखे हों। एक ऐसे कदम रखने के लिए एक बार फिर से हम और आप एक बार उपस्थित हुए हैं और आज के इस पाठ में हम लोग एक नई जो कि क्लास 9th का एक बड़ी एक छोटा मोटा एक अध्याय के दुनिया में आज कदम रखने चलेंगे हम और आप सब मिलकर। और ये भली भांति आप सब जानते हैं कि ये जो हम लोग जिस अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं उस अध्याय का पार्ट 3 चैप्टर नंबर 3 का बल तथा गति के नियम का हम लोग अभी तक का अध्ययन कर रहे हैं। और हर बार जब भी मैं और आपके सामने प्रत्यक्ष होता हूं तो एक दुनिया में ले जाने की आपको कोशिश करता हूं और हम और आप सब मिलकर उस दुनिया में आज जाने का प्रयत्न करेंगे। और प्रयत्न करने के बाद उस दुनिया से हम लोग को क्या सीख मिली, उस चीज को बारीकी से समझने के बाद हम लोग उसके बाहर निकलेंगे और हम लोग जिस दुनिया में अभी जाना चाहते हैं उस दुनिया को हम लोग विज्ञान का रस कहते हैं, जैसा आप लोग अभी तक जानते हैं अच्छी तरह से। आप सभी को हम बताना चाहेंगे कि अभी तक हम लोग को जहाँ तक अध्ययन किए हैं वो हमारा बल के प्रकार तक अध्ययन कर चुके थे। अब इसके आगे की जो बातें हैं उसको जानना है, उसको समझना है, बुझना है, ताकि मेरे और आपके बीच में एक अच्छा बॉन्डिंग बन सके। तो हम लोग देरी ना करते हुए चलते हैं उस अध्याय पर जिस अध्याय का हम लोग आज ग्रहण और उसका रस का प्राप्ति करने चलेंगे। तो आप लोग तैयार हो जाएं उस अध्याय का अध्ययन करने के लिए। और थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूं कि इसमें आपको आज बल ही के प्रकार कुछ मिलेंगे और उस कुछ हमारे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने कुछ न कुछ अध्ययन किया और वो आप सभी के सामने प्रस्तुत किए, जिसको आज हम लोग इस अध्याय में समझेंगे। तो देरी न करते हुए चलते हैं हम लोग उस अध्याय पे जिस अध्याय का अध्ययन करने के लिए आज हम लोग यहाँ पे आए हैं। लेट्स गो। जो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को हम आज के इस पाठ में जो बची थी कुछ विज्ञान के नहीं, हमारे बल के जो कुछ प्रकार थे जिसको हम लोग पढ़ चुके थे, जिसमें हम लोग चुंबकीय बल पढ़े थे, गुरुत्वाकर्षण बल पढ़े थे और भी बहुत कुछ अभिकेंद्रीय बल पढ़े, घर्षण बल पढ़े थे। तो इस सब के बल के प्रकार को पढ़ने के बाद हम लोग के पास दो नई और बल के प्रकार में आते हैं। उस चीज को इस वीडियो में समझना है। तो इसमें पहली जो आपको समझना है वो आपका ये वाली समझना है, जिसको आपको देख रहे होंगे कि पहला जो आपका बल है वो संतुलित बल। ठीक है, हम लोग के जीवन में बहुत कुछ ऐसे बल लगाते हैं जिसमें संतुलन बना हुआ रहता है और कुछ ऐसे बल होते हैं जिसमें असंतुलन लगता है बल। तो उसी ये जो हम लोग अभी बल के प्रकार पढ़ रहे हैं ये हमारा संतुलन ही बल है। ये संतुलन बल क्या है कि दोनों तरफ, दोनों इस तरफ और इस तरफ दोनों संतुलन बनाए रखता है। और असंतुलन क्या कि दोनों तरफ हमारा असंतुलित बनाए रखता है। संतुलन बल क्या है इसको परिभाषा के साथ हम लोग समझते हैं। क्या इसको पहले विस्तार से समझते हैं कि है क्या संतुलन बल। तो संतुलन बल ये है कि यदि कोई वस्तु है उस पर लगने वाला जो बल है वो शून्य हो तो वो जो बल होता है संतुलित बल होता है। कहने का मतलब ई जो है, अगर ई इस पे अगर कोई बल लगाया गया है
तो हम लगा रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं बल हम लगा रहे हैं, लेकिन ये क्या हाथ ये तस में से तस मस नहीं हुआ, न ये हाथ उधर गया न इधर ही आया ये। तो इस पे जो बल लगा रहे हैं हम, ये संतुलित बल है। क्यों? क्योंकि इसमें जो बल लगाया तो जरूर जा रहा है, लेकिन इसमें परिमाण इसका कुछ दिख ही नहीं रहा है। परिमाण नहीं दिखने का मतलब ये है कि यहाँ पे आप जो ये वस्तु को देख रहे हैं, ओके, इधर से लगाया हुआ गया बल 20 न्यूटन का है और उधर से लगाया गया बल ये भी 20 न्यूटन का है, तो दोनों तरफ समान है, न ये वस्तु इधर ही जाएगा और न ही वस्तु ये इधर ही जाएगा। तो इस वाले बल को हम लोग सीधा सीधा कह रहे हैं संतुलित बल, जिस बल में परिमाण शून्य हो। अगर परिमाण शून्य है तो वो ऑब्जेक्ट यानी कि वो वस्तु इधर से ना उधर कहीं नहीं जाएगा, वो वहीं के वहीं रहेगा। जैसे आप इसमें देख सकते हैं, इसमें तो अभी सिर्फ 2 तरह के लगा है, लेकिन इसमें और भी लग रहा है, एक 30 न्यूटन का ये, फिर इधर, ये फिर इधर, ये फिर इधर, इतना न्यूटन का इसमें बल लगाया जा रहा है। अब इस सभी को हम लोग परिमाण निकालते हैं तो देखिए 30 वाला कैंसिल कर दे रहा है, इधर 20 और 20 वाला इधर ये कैंसिल कर रहा है, तो ना ये इधर गया ना ये इधर गया और इसका परिमाण निकल गया 0। तो इस वाले बल को हम लोग कह रहे हैं संतुलित बल। असंतुलित बल आप लोग जानते हैं, ज़्यादा जो होता है वो आपको कोई दीवार पे आप बल लगाएं दीवार पे, तो वो दीवार संतुलित ही रहेगा, क्योंकि आपका बल उसके सामने कुछ नहीं है। तो ये संतुलित बल। असंतुलित बल क्या है तो उसको हम लोग देखते हैं, समझते हैं। असंतुलित बल, तो असंतुलित बल है कि ठीक इसका उल्टा। कहने का मतलब ये कि इस संतुलित बल में शून्य परिमाण आता है, लेकिन असंतुलित बल में शून्य परिमाण नहीं आता है। तो आता है क्या है, परिभाषा पहले पढ़िए। परिभाषा बोलता है बुक के अनुसार क्या, यदि कोई वस्तु पे लगने वाला जो बल का परिमाण है वो शून्य नहीं होगा। अगर वो शून्य नहीं होगा तो कोई उसका न्यूटन कुछ ना कुछ बल जरूर निकलेगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ई वस्तु पे लगाया गया बल, इधर की ओर 20 न्यूटन का बल लग रहा है, इधर की ओर 15 न्यूटन का बल लग रहा है। तो इसमें दोनों तरफ एक दूसरे पर लगाया जा रहा है बल विपरीत ओर, तो उस समय बल घटाया जाता है। तो इस समय घटाकर 20 न्यूटन में से 15 न्यूटन घटाए तो बचा आपका 5 न्यूटन। तो आपका जो ये वस्तु है ये इधर की ओर ही आएगा, क्योंकि 5 न्यूटन ज़्यादा लगाया जा रहा है इधर की ओर। तो ये जो आपका बल हुआ असंतुलित बल हुआ, और ये असंतुलित ही बल तो हम ज़्यादा लगाते हैं। कहाँ कहाँ ज़्यादा असंतुलित बल लगाते हैं तो आप याद कीजिए, इसको रस को समझिए अच्छा से, कहाँ ज़्यादा लगाते हैं। तो आपको दिखने के लिए यहाँ पे उदाहरण कुछ मिल रहे, जैसे कि दरवाजा को खोलने या बंद करने में ये काम करते हैं। असंतुलित बल लगाएंगे तब ना दरवाजा खुलेगा, बंद भी असंतुलित बल के द्वारा ही ना होगा। तो ये दरवाजा खोलने में, या फिर कोई आ रहा है वाहन और उसको आपको रोकना है, तो आप क्या उस समय संतुलित बल लगाइएगा? नहीं, असंतुलित बल लगाइएगा ताकि वो रुक जाए। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किसी रुकी हुई वस्तु को धक्का मारना ये भी एक असंतुलित बल है। जैसे कि यहाँ पे आपको एक छोटा सा वस्तु रखा हुआ है, इसको आप धक्का दे दिए, तो धक्का दे दिए तो इसका परिमाण आपका कुछ होगा बल न्यूटन में, जिसको मारने पर घसक गया, परिवर्तन हुआ कुछ, तो ये हमारा असंतुलित बल। हम कोई स्प्रिंग लेते हैं और स्प्रिंग को लेके खींच देते हैं, उसको छोड़ देते हैं, तो ये वापस वो अपने जगह पे आ जाता है, वो कौन सा बल हुआ? तो उसका भी उत्तर है कि ये संतुलित बल है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ, वो वापस अपने आकार में आ गया, संतुलित बल है वो। तो बात को समझे।
ये संतुलित बल असंतुलित बल क्या है। तो ये आपको अच्छी खासे से समझ में आ रहा होगा कि संतुलित बल और असंतुलित बल ये भी एक बल के प्रकार है। और खासकर तो उस समय ज़्यादा हम लोग विचलित हो जाते हैं जिस समय हम लोगों को अगर कोई मार दे हिट कर, तो हम लोग बौखला जाते हैं, हम लोग असंतुलित हो जाते हैं उस समय, और उस समय हम लोग भी मारने के लिए उसको दौड़ जाते हैं। अगर संतुलित में अगर ऐसे धीरे से मारा जाए, उसमें कुछ नहीं करेंगे हम लोग। क्यों? क्योंकि उसमें संतुलन ही है, ज़्यादा जोर से हम लोग को नहीं लगा है, संतुलन ही में रहेगा वो। लेकिन ज़्यादा जोर से मारने पर अनर्थ हो जाएगा। ये है हमारा संतुलित बल और असंतुलित बल के बारे में। बात को समझे। अब हम लोगों को एक, जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया था कि एक वैज्ञानिक के बारे में जानना है, जिसको उन्होंने हम लोग को कुछ प्रस्तुत किया था। वो क्या प्रस्तुत किया था, अब आप देखिए, उसको समझिए। तो वो जो हम लोग को उसके बारे में जो पढ़ना है, वो हमारा ये है, गैलीलो के प्रयोग। गैलीलो गैलीली को प्रयोग पढ़ना है। यही इस वैज्ञानिक के बारे में हम आपको बताना चाहते थे। इसका मेन, इस पाठ का मेन अध्याय, जो बातों को गौर से समझने वाली है, वो यही बात है। इनका योगदान बहुत बहुत है। बहुत करने का मतलब, बहुत करने का मतलब थोड़ा महत्वपूर्ण है इनका योगदान। क्यों? क्योंकि इन्हीं का बात हम लोगों को न्यूटन के जो पहला गति का नियम जो है, उसमें पढ़ने के लिए मिलता है। लेकिन यहाँ पे बात गौर करने वाली बात है, खोजबीन और परीक्षण किया किसी और ने, और नियम का नाम दिया किसी का और के आधारित पर। समझिए। तो इस गैलीलियो के प्रयोग को हम लोग अच्छी तरह से समझने के लिए तैयार हो जाइए। अब इसको और रस में डूबना है, इसमें बहुत ज़्यादा गहराई में जाना है। ठीक है, तो तैयार हो जाए आप सब। चलिए, हम लोग तैयार हो गए। तो सबसे पहली बात अगर हम लोग बात करें, तो एक सबसे शुरुआती दौर में हमारे इस टाइम 384 से 322 बीसी में हमारे एक अरस्तु, महान दार्शनिक अरस्तु, जो कि एक यूनान, एक ग्रीस के रहने वाले का एक विचारधारा था। इनका एक विचारधारा था। वो क्या विचारधारा है, जानने से पहले आप इनको एक बार देख तो ले, ये दिखते कैसे हैं। देखिए पहले उनको, उन वैज्ञानिक का जो कुछ दिखते हैं, वो महान वैज्ञानिक, जिनके आगे दार्शनिक अरस्तु लगा हुआ इनका नाम। तो इनको आप लोग अच्छी तरह से देख लें। इन्होंने ही कुछ विचारधारा दिया, जो कि ये विचारधारा कैसा था, सही था कि गलत था, उसको समझिए आप। इन्होंने क्या विचारधारा दिया था, सुनिए। इनका कहना था सबसे पहले कि किसी वस्तु को, है ना, किसी वस्तु को विराम में बने रहने का स्वाभाविक प्रवृत्ति होता है, स्वाभाविक प्रवृत्ति होता है, किंतु एक समान गति में बने रखने के लिए बाहरी अचल बल की जरूरत होती है। ये इन्होंने उस समय कहने के मतलब किस समय, इस समय के दौरान में इन्होंने ये बात कहे थे। ठीक, ये जो बात इन्होंने जो कहा, ये वाली, ये सब बात, कि कोई भी वस्तु जो होता है वो अपना विराम में बने रहने की प्रवृत्ति होती है, और इसमें जब भी एक समान गति में बनाए रखने के लिए बाहरी अचर का जरूरत पड़ता है। ये वाली जो बात है, ये करीब से करीब 2 वर्षों तक ये बात सब मानते रहा कि ये जो बात कहे हैं ये सही कहे। इसकी और बात हम लोग विस्तार से करेंगे कि इन्होंने जो कहा, इसका कहने का मतलब क्या था।
जो कि बाद में कोई और समझाएंगे अभी कुछ देर बाद। ठीक, तो इन्होंने जो बात कहा वो बाद में ये महान वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली, ये महान वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली ने सन 1564 से 1642 ने इन्होंने एक इस पे प्रश्न का चिन्ह लगाया, यानी कि इस पे एक सवाल उठाए उन्होंने, गैलीलियो गैलीली ने। क्या सवाल उठाए थे तो उनको जानने से पहले आप इनको भी एक बार देख ले चेहरा। देखिए वो कुछ इस प्रकार आपको लगेंगे। इन्होंने क्या प्रश्न उठाया था इसको अब समझना है ध्यान से। अरस्तु ने क्या कहा था सन आपका 384 से 322 बीसी में इन्होंने कहा था कि कोई भी वस्तु जो होता है वो विराम में बने रहने की प्रवृत्ति उसमें रहता है। ठीक है, इस बात पे इन्होंने कुछ कहा। ठीक, कौन कहा? गैलीलियो गैलीली आके इस पे प्रश्न लगाया। कम से कम 2000 वर्ष तक यही बात मानते रहा कि हाँ ये बात जो बोला गया सही बोला गया, एकदम सही है, 100% सही है। अब इन्होंने बोला कि ना ना ना, ये बात पूरा नहीं सही है, 99% सही है, 1% इसमें थोड़ा मिस्टेक है, गलती है। क्या? सुनिए, जी देखिए उन्होंने कहा कि अगर ऐसी बात है, ठीक है, आपने जो बोला वो बात अगर है, तो अगर हम इस प्रकार का एक सिस्टम तैयार करें, ठीक, और इस सिस्टम को तैयार करने के बाद ये जो आपका ये जो छोटा-मोटा इन्होंने हमने जो वस्तु लिया, इसको अगर यहाँ से अगर छोड़ा जाए, तो ये गिर कर वापस उसी स्थान तक आना चाहेगा जिस स्थान से इसको छोड़ा गया है। यानी कि इस स्थान तक आना चाहेगा, जहाँ से इसको छोड़ा गया है। इस वाले प्रक्रिया में इन्होंने ये बताया। चलिए ठीक, इसको बात हम माने और बोले, क्या बोले कि अब इसको देखिए अब इधर वाला ये जो है ये वाली ये, इसको थोड़ा नीचे कर दिया। तो इसको थोड़ा नीचे करने के बाद फिर इसको एक स्थान से लेकर इसको हम वापस फिर छोड़ते हैं। तो ये बॉल नीचे गुड़का, गुरु के वही स्थान तक गया जिस स्थान से इसको छोड़ा गया था। जिस स्थान से इसको छोड़ा गया वापस उसी स्थान गया। इसे कुछ बात समझ में आ रहा है? क्या बात समझ में आ रहा है? और आगे देखते हैं और आगे एक लास्ट और इसको ये जो इधर वाले जो ये तल है इसको और झुका देते हैं। ठीक, तो ठीक इसको और झुकाते हैं, चलिए कोई बात नहीं झुकाते हैं। तो इसको झुका दिए, तो झुकाने पर आपका ई देखिए इसको इस स्थानीय से छोड़ा गया जहां से पहले हम लोग छोड़ रहे थे उस स्थान से, ठीक है, और उसी स्थान को छोड़ने पर इसका तो पूरा तल नीचे समतल हो गया है। ये समतल अगर हो गया तो ई गेंद यानी कि ई वस्तु ये यहां से जब इसको गुड़काया जाएगा तो ये उस स्थान को खोजने के लिए जहां से इसको छोड़ा गया उसको खोजने के लिए ये चलते रहेगा, चलते रहेगा, चलते ही रहेगा जब तक इस पे कोई बाहरी बल न लगाए इसको रोकने के लिए। जैसे कि इसमें अगर नीचे हम लोग कोई गेंद को गुड़का देते तो वो कुछ समय जाने के बाद वो रुक जाता है क्योंकि उसमें घर्षण बल लगता है, नहीं तो हवा का प्रतिरोध बल लगता है। ठीक है, तो वो सब बल लगने के पर वो रुक जाता है। ठीक है, तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अगर रुक जाता है तो यहाँ पर अगर उस चीज को हटा दिया जाए, क्या? घर्षण बल और हवा का प्रतिरोध बल हटा दो। ठीक, हटा दिए, तब ये वस्तु क्या होगा? उस स्थान को प्राप्त करने के लिए ये अपने आप को चलाते रहेगा जब तक इस पे कोई बाहरी बल न लगाए। ठीक है, इस वाली बात को इन्होंने देखा, समझा, और जब पूरे परीक्षण उन्होंने किया तो परीक्षण करने के बाद उनको पता चलता है। क्या पता चला? यहाँ देखिए आप,
ढालू तलों पर नीचे की ओर गति की स्थिति में त्वरण हमेशा मौजूद रहता है, जबकि ढालू के तली के ऊपर की ओर गति की स्थिति में मंदन सदा वर्तमान रहता है। मंदन क्या है आपको हम लोग बताए थे सेकंड वाले चैप्टर में मंदन जब त्वरण ऋणात्मक हो जाता है तब उस समय ये मंदन कहलाता है। ठीक, हम यहाँ पे एक वस्तु को इस ढलान पे से छोड़ रहे हैं, ठीक है। ये जब नीचे की ओर आएगा तो इसको पृथ्वी इसको खींच रही है, ठीक, गुरुत्वाकर्षण बल। तो यहाँ पर mg लग रहा है, mg लग रहा है, जिसके कारण आपका यहाँ पे जो त्वरण है ये धनात्मक है, ठीक है। तो इसमें त्वरण आएगा क्योंकि इसका एक दिशा में हमेशा परिवर्तन हो रहा है चाल, इसलिए त्वरण बन जा रहा है, ठीक। अच्छा, अगर इसको ऊपर की ओर भेजा जाए, ये ऊपर की ओर, तो ये जाना चाहेगा ऊपर की ओर, लेकिन नीचे आपका दे रहा है क्या, mg गुरुत्वाकर्षण बल। तो इस समय मंदन हमेशा इसमें रहता है, इस पे मंदन रहता है। मंदन करने का मतलब ऋणात्मक त्वरण रहता है। तो इस अनुभव से उन्होंने एक तर्क दिया, किन्होंने तर्क दिया, गैलीलियो गैलीली ने तर्क दिया कि तल ढालू ना हो, अगर ढाल अगर नहीं हो, किस प्रकार का ढाल नहीं हो देखेंगे अभी आप लोग, अर्थात समतल हो तो ना तो त्वरण और ना मंदन होना चाहिए, गैलीलियो ने तर्क क्षैतिज समतल के अनुरूप गति चिरस्थायी है। चिरस्थायी है कहने का मतलब इन्होंने कहा कि इस प्रकार के आप जो देख रहे हैं, इस प्रकार के जो तल हमारे एनसीईआरटी बुक में जो मिलता है, तो इसमें अगर ये दोनों हटा दें, त्वरण और मंदन, घर्षण बल जो होता है और हमारा प्रतिरोध बल, अगर ये ना हो तो ये हमारा जो कोई भी वस्तु है वो स्थान को प्राप्त करने के लिए चलते रहेगा, जिसको इन्होंने कहा चिरस्थायी। इंग्लिश में बोले तो परपेचुअल, क्षैतिज समतल के अनुरेख। उसके बाद फिर बाद में इन्होंने कहता है, इसको जो हम लोग जो पढ़े, इतनी बातों को से समझे बूझे, इस बात को उन्होंने बोला कि इसी चीज को हम लोग जड़त्व का नियम कहते हैं, जड़त्व का नियम कहला जाता है, जिन्होंने गैलीलियो ने इसे खोजा था। इस खोज को जड़त्व का नियम कहा गया। क्यों? इंग्लिश में बोलते इनर्शिया। क्यों? क्योंकि कोई भी वस्तु जो है वो अपना स्थान अवस्था बनाए हुए रखना चाहती है, अपना अवस्था। अगर वो गति कर रही है तो गति ही करना चाहिए, ठीक। जबकि अरस्तु ने बोला था कि विराम अवस्था में ही रहना चाहती है। जी नहीं 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 नहीं, विराम अवस्था में नहीं रहना चाहती है, अपना अवस्था बनाए हुए रखना चाहती है। वो चल रहे तो वो चलना ही चाहती है, रुकी हुई है तो वो रुका ही चाहती है। और इसी चीज को हम लोग जड़त्व का नियम कहते हैं। जड़त्व क्या है? तो जड़त्व कोई भी वस्तु अपना अवस्था बनाए रखने को ही जड़त्व कह रहे हैं। कौन दिया था? तो गैलीलियो गैलीली जी दिए थे, और इसका खोजबीन इन्होंने किया था। इस बात को बताने वाले ये व्यक्ति, जबकि न्यूटन के गति के नियम में हम लोग पढ़ते हैं कि ये बताएं, जी नहीं, न्यूटन के पहला गति का प्रथम जो नियम है वो इन्होंने बताया, जिन्होंने स्पष्ट भाषा में उन्होंने परिभाषित कर दिया, न्यूटन। आशा करते हैं कि आप लोग इस चीज को अच्छी तरह से समझे होंगे, गैलीलियो गैलीलियो के प्रयोग क्या थे, ठीक। आपका इतना समझने के लिए मैं आभारी रहूंगा आपका तहे दिल से। अब आप लोग से मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।